बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने अपनी आखिरी इनिंग्स खेलते हुए आज नैब तरामीम के हवाले से फैसले को जो तरामीम की गई थी उसको कलअदम करार दे दिया है। नैब की जो 10 शिकें थी उसमें से 9 को उन्होंने उड़ा के रख दिया। फैसले के पाकिस्तान की सियासत पर क्या मुज़मिरात हो सकते हैं, क्योंकि हमने सुना बहुत सारे जो सियासी जमातें थीं और उनके जो बड़े बड़े सरबराहान थे माजी में नैब ज़दा रहे, और लेकिन जब ये पीडीएम की हुकूमत आई, पीडीएम की हुकूमत के आते ही नैब के कवानीन में तब्दीली की गई, तरामीम की गई और उसके बाद देखा सबके केसेस बंद हो गए। लेकिन आज के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर सामने आया है कि जल्द से जल्द तकरीबन 7 दिन के अंदर इन केसेस को रीओपन किया जाए, और तकरीबन 700 अरब रुपए के जो केसेस थे वो ऑलरेडी अदालतों में लगे हुए थे, और कहा जाता है कि 1100 अरब रुपए की करप्शन की गई। पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनकी तरफ से ये करप्शन सामने आई। पाकिस्तान की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस फैसले ने जो खासी हलचल मचा दी है तो उसके बाद सियासी जमातें क्या सोचेंगी। दूसरी जानिब आज हमने देखा पीपल्स पार्टी की सीईसी की मीटिंग थी, वहां से ये भी मुतालबा आया कि इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख दे और लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में जरदारी साहब आगे बात करेंगे। अब ये आगे किससे बात करेंगे वो खैर वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जब नैब तरामीम का हम जिक्र करते हैं तो क्या अगले आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान की जो सियासत का मंजरनामा हम देखेंगे तो बड़े बड़े सियासतदानों को हथकड़ियां दोबारा से लगाई जाएंगी? क्या एक नाअहली की तलवारें जो हैं उनके ऊपर दोबारा से लटकी जाएंगी, और क्या वो सियासत में हिस्सा लेने के अहल होंगे या नहीं? जो नैब तरामीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, इसके चंद अहम पॉइंट्स का अगर हम जिक्र करते, नैब तरामीम से मुफाद आमा के हकूक मुतासिर हुए। सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कलअदम करार दे दी गई। 50 करोड़ रुपए की हद तक के नैब रेफरेंस दायरा कार से खारिज करार देने की शिक कलअदम करार। सियासतदानों के तमाम मुकदमात नैब अदालतों और एहतसाब अदालतों में दोबारा मुकर्रर किए जाएंगे। तमाम खत्म इंक्वायरीज और केसेस बहाल किए जाते हैं। 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों में भेजे। आमदन से जायद असासा जात वाली तरामीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी। प्ली बार्गेन के हवाले से की गई तरामीम कलअदम करार दी जाती हैं। इस अदालती फैसले से कौन कौन मुश्किल का शिकार होगा हमने इसमें देखा। तकरीबन 6 साबिक वज़राए आज़म इसका डायरेक्ट शिकार होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसमें शौकत अजीज भी शामिल हैं, राजा परवेज अशरफ, और फिर इमरान खान पे भी जो नैब के केसेस लटके हुए हैं, और दीगर बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 450 से जायद सियासतदान इसमें शामिल हैं। रिटायर्ड अफसरान और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम है, और ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स आहत चीमा की बात करें, फवाद हसन फवाद, इनके भी जो केसेस थे वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। और काकड़ साहब का भी माजी में कहा गया उनके हवाले से भी नैब के केसेस से और उनको मेरिट पे शायद खत्म किया गया। इस पर मजीद बात करेंगे। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब शेर अफजल खान मरवत साहब, मेंबर कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जहांगीर खान जदून साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक एडवोकेट जनरल हैं। हाफिज एहसान अहमद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर कानूनदान है। शेर अफजल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। चीफ जस्टिस साहब जाते जाते एक बड़ा फैसला देंगे, क्या ये फैसला मुतनाज़ा था या जो नैब में जो तरामीम की गई थी वो मुतनाज़ा थी? ये फैसला तो आज आया है। सियासतदान जो हैं और जिन लोगों के मफादात इससे हर्ट हुए हैं वो लाजिमन इनको इस फैसले को मुतनाज़ा बना रहे हैं। जो तरमीमात हुई थी बेसिकली उन तरमीमात के नतीजे में नेब का जो इदारा था या एहतसाब का जो अमल था वो टूथलेस हो गया था, क्योंकि कोई इख्तियार नाम की कोई चीज़ छोड़ ही नहीं दी थी नेब के पास। यूँ जो है इस तरमीमात का फ़ायदा उठाते हुए 5 साबिका वज़राए आज़म, मुतअद्दिद वफाकी वज़रा, बड़े बड़े नाम फ़ायदा उठा के केसेस को उन्होंने स्टोरेज में डलवा दिया और अपनी सफाई करा ली। ये जो तरमीमात थी ये इस पॉइंट पे चैलेंज हुई आर्टिकल 184(3) के तहत कि चूँकि जो पैसा एक्सचेकर में है वो अवाम का पैसा है और ये करप्शन के ज़रिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अवाम पे पड़ता है, तो लिहाजा ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है और फंडामेंटल राइट पब्लिक एट लार्ज के मुतासिर होते हैं। इस बेंच में जब ये फैसला कंक्लूड हुआ, आर्गूमेंट्स कंक्लूड हुए, तो चीफ जस्टिस साहब ने 2 दफ़ा कहा कि मैं ये फैसला सुना कर जाऊँगा। तो सुनाकर अगर आज वो फैसला न सुनाते, लास्ट वर्किंग डे था,
तो इसके बाद जो है ये फैसला जो है डवाडोल हो सकता था। आज जब ये फैसला आया है तो इस फैसले ने वापस जो है उसी पॉइंट पे ले गए हालात को जो तरमीमात से पहले थी। अब तरमीमात जो है इन्होंने स्ट्रक डाउन कर दी है, जिसके नतीजे में वो तमाम लोग जो इन तरमीमात से मुस्तफीद हुए थे उन्होंने अपने केसेस दोबारा वो जो मफरूर थे मफरूर हो गए, जो मुल्जिम थे सारे मुल्जिम तो सब हो गए। इसके अलावा जो लोग बागी हुए थे जिस तरह डार साहब थे वो आए, कोई अतकड़ी नहीं लगी जबकि इससे पहले वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे। और आपने देखा जिस दिन उनकी हुकूमत ख़त्म हुई उसी दिन चले गए, क्योंकि ये फैसला उनके सरों पे बिल्कुल लाइक ए सोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैंग कर रहा था। तो 15 तारीख को उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब आएंगे, बाद में उनको अंदेशा हुआ कि जी 15 के बाद अगर ये फैसला दे दिया तो फिर जाएंगे, फिर जाएंगे कैसे, डेट डाल दी, तो 21 की डाल दी। अब मतलब ये है कि वो भाई साहब जो फरमा रहे थे शहबाज शरीफ साहब के मैं खुद एयरपोर्ट लेने जाऊंगा, उसकी अपनी आमद जो है वो मशकूक है, मशकूक आपको दिखाई दे रही है। जहांगीर खान जदून साहब, सर ये कहा जा रहा है कैदी नंबर 804 ये केस जीत गए हैं और राना सनाउल्लाह साहब को अभी हमने कुछ देर पहले सुना, उन्होंने कहा कि जी ये जालिमाना फैसला है, हमने तो इसको सब कुछ भुगता, पेशियां भी भुगती, अब ये लोग पीटीआई वाले भुगतेंगे। तो जारी बात है जब पीटीआई से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी उनको पता था, वो चेयरमैन पीटीआई को बिल्कुल पता था, लेकिन वो ये कहते थे इसकी तरमीम को जो है कलअदम करार दिया जाना चाहिए। आप इसके फैसले के मुज़म्मिरात क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं बिल्कुल आपको लीगल और जरूर कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं रहता कि फलाना बाहर से आएगा, फलाना नहीं आएगा, फलाना अंदर है। इसके जो तरमीम हुई थी इसमें बाज़ तरमीम को इंटैक्ट रखा गया है, बाज़ जिस तरह के जो नैब का रिमांड था वो 90 डेज का था, उसके सबसे बड़े पहले बेनिफिशियरी जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई हैं, उस तरमीम को नहीं छेड़ा गया। उसके बाद ट्रायल कोर्ट के पास पहले पावर नहीं थी बेल की, क्योंकि हम सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में जाते थे जी। तो ट्रायल कोर्ट के पास जो पावर दी है बेल को उसको भी नहीं छेड़ा गया। तो चंद तरमीम इसकी जो है वो उनको कलअदम करार दिया गया है। इसमें देखें ये किसी पार्टी की मेरे ख्याल में जीत या शिकस्त नहीं है। इसको आप ओवरऑल देखें कि हमारे पास जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है आज दिन तक टिल टू डेट ये हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है और ये विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। और मैं आपको बताऊं ये मेरे पास रिकॉर्ड है और मुझे इसका पता है कि इसमें मुतअद्दिद जो तरमीम नैब के अंदर इन्होंने जो पास की है इसकी इनिशिएटिव जो है पीटीआई ने लिया था अपनी गवर्नमेंट पे, कि उन्होंने कहा था जिस तरह ये वाली तरमीम होनी चाहिए। जी सुनामी पे विलन ट्री था, मोटर अपना जो मालन जबक केस था, हेलीकॉप्टर केस था, और ये जो आपने पेशावर के अंदर मेट्रो थी मेट्रो बस सर्विस। तो इनमें इन्होंने कहा था कि इस तरह जो केस इनिशिएटिव खुद लिया था कि इसके अंदर ये तरमीम होनी चाहिए, रिमांड पे होनी चाहिए, बेल पे होनी चाहिए, और ये फंडामेंटल राइट है इंसान के कि आपको ट्रायल कोर्ट बेल दे, आपका रिमांड 90 डेज में आपने क्या मर्डर का केस हो, शरद साहब बैठे क्रिमिनल काम करते हैं 15 दिन से मैक्सिमम रिमांड ही नहीं है। तो नैब का कानून आप पूरी हिस्ट्री देखें पाकिस्तान के अंदर जो भी अकाउंटेबिलिटी का अभी तक लॉ आया है उसको हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, और आज दिन तक क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है वो नहीं की गई। तो उसकी वजह ये है कि पिछले दौर में 2017-18 के अंदर जितने लोग आज दिन तक मुझे बताएं ऑन रिकॉर्ड है किसी पॉलिटिकल बंदे से जो नॉन फिगर है वो इन्होंने 10 रुपए निकाला है नैब वालों ने कि ये इन्होंने करप्शन की है। बिल्कुल 700 अरब से जायद के सर केसेस हैं और 1100 अरब से जायद की तो करप्शन है, लेकिन हमें तो कुछ नहीं, वसूली तो कहीं भी कुछ नहीं होती इसकी। जो नैब का एक्सपेंस है वो आप देखें कितना है, ब्रॉड शीट पे इनको बताएं, ये रिकॉर्ड की बात है कि ब्रॉड शीट पे नैब ने कितना खर्चा किया है, 0% की अकाउंट ढूंढे, और उन्होंने आके इनसे केस भी जीत लिया। कावस क्या उसका नाम है ब्रॉड शीट वाले ने, और उन्होंने कहा जी इतना पैसा में दे। नैब को तो देखें इसका बजट जितना है वो इतना जाया हो रहा है जिसका अंदाजा कोई नहीं है। एक तो देखें ना ऐसी अकाउंटेबिलिटी बनाए ना, इसके अंदर जो ओरिजिनल करप्शन करने वाले लोग हैं वो भी बच जाते हैं, क्योंकि आपने इसको स्टिग्मेटाइज कर दिया है। ये ड्रैकोनियन लॉ बना हुआ है मुशर्रफ के दौर का, उसको उसने पहले मिस यूज किया, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट यूज किया। आप सारे देखें ना पीएमएलएन के लोग तो कस्टडी से बाहर आ गए, किसी ने 2 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 3 साल निकाले हैं, और एक बंदे को अभी तक कन्विक्शन नहीं। लेकिन ये भी तो बदकिस्मती है जदून साहब, ठीक, क्योंकि सियासी इंजीनियरिंग के लिए इदारा इस्तेमाल होता है, माजी में भी बिल्कुल हमने देखा परवेज मुशर्रफ के दौर में, लेकिन बाद से लेकर अब तक तकरीबन ये कोई 25-26 साल होने वाले, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में इतनी सख्त नहीं थी इसको खत्म करते या इस हवाले से जो कानून साजी।
अगर आप सही मेरिट पे बात करें तो इनको सबको, पार्टी को देखें ना, पार्टी इन तमाम पार्टी को, ये इसका फायदा कोई तीसरा बंदा उठा रहा है। इन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं पता, जो लोग इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी देखना पीटीआई के लोग कितने इसके अंदर आए हैं, शिकंजे के अंदर। आप ये कहते हैं ना ये खुश हो रहे हैं, ठीक, मैं इसी केसेस के हवाला जो आपने दिया, आप देखना ना, जो इनके ऑडिट पैरे आए हुए हैं, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो पीटीआई की 3 साल हुकूमत रही है, तो उसमें देखना इन्हें कितने केस बनते हैं। ये तो अभी इनको पता नहीं है, इनको तो अभी मिठाई में घर में नहीं खानी चाहिए, कि अभी थोड़ा सा इंतजार करें। अभी कह रहे हैं, कहता हूँ इंतजार होना चाहिए। मैं इसी पॉइंट को मजीद आगे बढ़ाती हूँ। शेर अफजल साहब से भी मैं यही जानने की कोशिश करूंगी। वो कह रहे हैं मिठाई मत खाएं, थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि अभी तो केसेस तो अब के लगे हुए हैं। वो मेट्रो बस का भी उन्होंने हवाला दे दिया, बिलियन ट्री सुनामी का दे दिया, उस्मान बुज़दार, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी पार्टी के इसमें इसके अंदर जान करेंगे ना। जी जी, आपने दूसरी पार्टी नहीं जान करेंगे, उन पे लगाएंगे। मरवत साहब जरा इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। जी, हम चाहते हैं कि ये जिन केसेस का जहांगीर जदून साहब ने जिक्र किया, उनकी तफ्तीश भी हो और उनमें मुल्जिमान को पकड़ा भी जाए। सही, क्योंकि वो सारे मुल्जिमान, बुज़दार साहब को तो ये पकड़वाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब इनके साथ इनकी पेंगे बढ़ रही हैं। जो सुनामी ट्री हैं वो परवेज़ खटक साहब जो हैं, और BRT में भी वो मुल्जिम हैं। मालम जब्बा में आज़म खान साहब थे और महमूद खान है, तो इन सबको पकड़ लें। ठीक है, ये तो सब तितर बितर हो गए ना। नहीं, तितर बितर नहीं हुए हैं, उधर बैठ गए हैं जिन्होंने एहतसाब करना है, तो लिहाजा इनका एहतसाब कर लें। ठीक, देखिए वो आप ये बताएं ना, हम जहांगीर जदून साहब बड़े एक फेयर आदमी है और मेरे दिल में इनका बहुत एहतराम है। जब एडवोकेट जनरल भी थे तो हमेशा सही बात पे, और मैंने हमेशा उनको अदालत में देखा है। आई हैव ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। इन्होंने एक बात की कि जी बेनिफिशियरी जो है PTI हो गई, हम बेनिफिशियरी नहीं थे, क्योंकि अगर रिमांड की पीरियड जो है अमेंडमेंट में कम हो गई थी, तो वो तो आप लोगों ने इमरान खान के लिए, जब अलवी साहब सदर साहब हज पे चले गए, तो चेयरमैन सेनेट के जरिए ऑर्डिनेंस करा के मेन पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट करा के वो रिमांड पीरियड आप वही ले आए थे जो कि तरमीम से पहले के थे। तो लिहाजा हम किस तरीके से इन तरमीमात से पहले या बाद में मुस्तफीद हो, हमें न मुस्तफीद होना है, न हम होंगे, न हमें कोई फेवर, कोई ऐसी फेवर आपको चाहिए। बिल्कुल, हमें हाफिज एहसान अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर कानूनदान है, आपको सर वेलकम भी कहते हैं आज के शो में। ये जो आज का फैसला है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि जो 90 दिन के रिमांड की बात होती है, 50 करोड़ से कम वाली करप्शन भी, अब जाहिर बात है करप्शन काउंट होगी, प्ली बारगेन वाला मामला है, तो ये जो सारी शिकें जो हैं वो बहाल हो गई और बकिया जो थी पार्लियामान ने कानून साजी की वो कलअदम हो गई। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है जो आज सुप्रीम कोर्ट का आया है, लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है, और हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी लॉज या पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और कभी भी किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है बड़ा फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट है, और उस पर क्वेश्चन जो हैं वो फ्रॉम डे वन से आए हैं, चाहे वो जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर आए, उसके बाद पोलिटिकल पार्टीज आए, और आज भी यही आया है। और इस लॉ को हमेशा से चेंज करने की एक सिंसियर एफर्ट्स जो थी वो नहीं थी, लेकिन PTI गवर्नमेंट के दौर के अंदर पहली दफ़ा इसके अंदर ऑर्डिनेंस आया और इसको चेंज करने की कोशिश की गई। उसके बाद ये गवर्नमेंट आई जो पिछली गई है, इन्होंने अमेंडमेंट्स, अब ये 3 अमेंडमेंट्स आई थी। एक आया था जो 27 अमेंडमेंट्स आई जो मई के अंदर आई 2022 में, फिर उसके बाद 17 अमेंडमेंट्स जो थी जो 2023 के अंदर आई, और फिर उसके बाद 5 अमेंडमेंट्स थी जो थ्रू ऑर्डिनेंस जो थी वो 2023 के अंदर आए। अगर हम उन सारी चीज़ों को देख लिया जाए तो मैं इस चीज़ पर समझता हूँ कि जो इस वक्त चीफ जस्टिस ने फैसला किया है उसकी टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। चूँकि जब आपको पता था कि ये एक ऐसी लेजिस्लेशन है जिसको पर्सन स्पेसिफिक भी है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी उसके अंदर है, और उसके अंदर जो डेफिनेशन है आपने ओनर्स की उसमें भी अंदर आप चेंजेस हैं, और फिर आपके सामने ये था कि ये वही रिट्रोस्पेक्टिविटी है जो जब जनरल मुशर्रफ लेके आया था तो उसने भी इसको 1985 का किया था। तो अप्रोप्रिएट 3 चीज़ें चीफ जस्टिस के लिए थी। और फिर आपको पता है कि इस सारी लेजिस्लेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और सारे हम इस चीज़ के अंदर हैं कि ये लॉ भी डिलीवर नहीं कर रहा, नैब भी डिलीवर नहीं कर रहा, और इसके अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अब जब ये मामला आ गया था इस चीज़ के अंदर तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि इसके अंदर जो था वो कम अज़ कम 10 जज का एक बेंच बनाते, लार्जर बेंच इसके अंदर जाता, जितनी भी आज तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं उनको एवेल्युएट करते, रिविजिट करते, और उसके बाद जो है इसका फैसला 60 दिन के अंदर
अंदर आता। अब हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला तो किया, अब वो फैसले के बाद ना आपने सस्पेंशन किया, अब 2022 के अंदर 350 से ज़्यादा रेफरेंसेस वापस हुए, 2023 के अंदर जो हैं वो 450 रेफरेंस वापस हुआ, फिर कुछ केस ट्रांसफर्स भी किए गए। अब कहा तो गया है कि 7 दिन के अंदर आप उसे वापस लेके आए, लेकिन ये लीगली भी इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। चूंकि उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक ऑलरेडी एनआरओ का एक्सपीरियंस है कि जब जनरल मुशर्रफ के दौर में आया था और इफ्तिखार चौधरी ने किया था, तो 8000 केसेस थे, आज तक नहीं आपको पता कि वो कहाँ गए हैं। अब ये है कि चीफ जस्टिस जा रहे हैं, अब 7 दिन की इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। फिर ये है कि आपके जो साथ बैठे हुए थे वो आपको ये कह रहे थे कि भाई आप इसके ऊपर लार्जर बेंच के लिए जाएं, जो मंसूर अली शाह साहब का है। फिर मेंटेनेबिलिटी भी बात थी, फिर आपका लोकस स्टैंडाई भी था कि जब आप पार्लियामेंट का हिस्सा थे और आप में से बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो थी जो आपने खुद पास की, अब आपके खिलाफ इसका क्या ग्रीवेंस आ गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ऑब्जर्वेशन थी जिनके ऊपर जजमेंट आई। अब ये जो 4-5 चीजें ऐसी आई हैं, अगर अब जाएगा तो मैं ये समझता हूं कि इसका फैसला आने वाला चीफ जस्टिस करेगा। और इसलिए आपको लग रहा है रिव्यू में ये उड़ जाएगा? इसके अंदर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जाएगी रिव्यू के अंदर, और रिव्यू के अंदर जाएगी। और अब एक और चीज है कि क्या और एक और जो चीज है वो इसलिए मैं टाइमिंग का कहता हूं कि अगर आपने उस पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज किया है कि जिसने वो अमेंडमेंट्स की थी, चाहे पर्सन स्पेसिफिक या रिट्रोस्पेक्ट, तो आपको उनके दौर के अंदर फैसला करना चाहिए था और उस दौर के अंदर फैसला होना चाहिए था। और फिर ये है कि इतना पानी जो है वो पुलों से गुजर गया है और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आप उस पानी को वापस लाना चाह रहे हैं। और फिर जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो ये मैं समझता हूं कि हमें इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। उसके लिए नैब की जगह हमें एक पूरी नई लेजिस्लेशन लेके आए। दुनिया के अंदर जिस तरह एक ही अम्ब्रेला के अंदर क्राइम एजेंसीज करते हैं, ये करेगा कौन? मैं अभी को जदून साहब के पास जाने से पहले, मरवत साहब, आपने जो उनकी सारी बातें सुनी, क्या जल्द जो चीफ जस्टिस साहब थे वो इतनी देर ये सोए रहे, फिर कहा गया ये आखिरी दिन 53 इसके ऊपर हेयरिंग्स हुई हैं, 53 इसके अंदर हुई हैं और तकरीबन 1.25 साल से ये केस चल रहा है। आज अगर वो पहले ये फैसला आ जाता, उस चीज के अंदर आता, तो वो चीजें भी उसी तरह चली जानी थी। पार्लियामेंट के पास एक पावर भी थी और उस वक्त भी यही होना चाहिए था कि पहला पार्लियामेंट को ऑप्शन दिया जाता, इसको रिकंसीडर करें। पार्लियामेंट ने तो नहीं सुनना था, नहीं सुनना था, तो फिर आप फैसला कर लेते, फैसला कर लेते शुरू हो जाती कि कौन सुप्रीम है, पार्लियामेंट या फिर ये गुज़िश्ता 16 माह में जितने भी कवानीन बनाए गए हैं, ये यक के बाद दीगर जो हैं अदालतों में चैलेंज हुए हैं और इन पे चंद पे फैसले आ गए, बहुत सौ पे फैसले नहीं आए हैं। नेप लॉ में जो अमेंडमेंट हुई, हाफिज साहब ने बड़ी अच्छा तजिया पेश किया, लेकिन ये जो 4 पॉइंट इन्होंने बताए, इन्हीं पॉइंट पे तो ये आर्टिकल 184(3) में चैलेंज हुआ था कि बुनियादी हकूक इससे मुतासर हुए। बुनियादी हकूक का सवाल है कि किस तरह मुतासर हैं। देखें, ये बात, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह जदून साहब ने कहा कि एहतसाब के प्रोसेस को जो है सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है और इसी वजह से एहतसाब करने वाले इदारे अपनी अहमियत या अपनी इम्पार्शियलिटी खो चुके हैं। नेब को इख्तियारात वापस चले गए, एक मौका दे दिया गया है, लेकिन फिर भी कोई तवक्को नहीं है। अभी हाफिज साहब ने कहा कि हो सकता है, बल्कि उन्होंने कहा जी फेडरल गवर्नमेंट रिव्यू में जाएगी। फेडरल गवर्नमेंट रिव्यू में जाएगी, ये भी एक सवालिया निशान है। अभी तो निगरान हुकूमत है ना, तो निगरान हुकूमत क्या बराह रास्त मुतासिर हो रही है या उनके हकूक इससे मुतासिर हो रहे हैं? ये निगरान हुकूमत का ये भी देखना होगा ना कि निगरान हुकूमत का कोई इस्तेकाक है क्यों कि इसको चैलेंज करें, आया वो किन को रिप्रेजेंट करेगी। दूसरी बात ये है कि निगरान हुकूमत वाले क्या ये चाहेंगे, वो तो यही चाहेंगे कि हालात इसी तरह हो कि जब भी किसी पे हाथ डालना चाहें। सर तो निगरान वाले खुद इसमें मुतासर है। मुझे याद है जो काकड़ साहब प्राइम काकड़ साहब जो हैं वो अब वॉइस ऑफ बलोचिस्तान एक एनजीओ, उसमें भी वो मुतासर रहे हैं। काकड़ साहब जो हैं अभी इसके खिलाफ भी, इनके खिलाफ भी शायद पिटीशन आएगी। ठीक, ये वज़ीर आज़म की सीट पे नहीं रह सकता है। अच्छा, ये आएगी, ये नाअहली हो सकती है, आपको भी लग रहा है? या फिर देखें जी, वो अब इन्होंने फरमाया कि किस तरह जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। ये तो डिक्लेरेशन है, ये तो इम्प्लीमेंट हो गया अनाउंसमेंट के साथ ही। अब लेकिन कैसे मरवत साहब, 14 मई का इलेक्शन का उन्होंने 14 मई का इलेक्शन में नहीं हुआ, तो ये कैसे होगा? उसमें फंड्स थे, उसमें गवर्नमेंट ने प्रिपरेशन करनी थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, अमल दरामद करने एहतसाब अदालतों ने जदून साहब, सर आपको लग रहा है ये जो पॉइंट उठाया मरवत साहब ने, एहतसाब अदालतों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है, 7 दिन के अंदर अंदर ये केसेस वापस जो है खुलेंगे और अदालतों में लगेंगे, आपको लग रहा है इम्प्लीमेंटेशन होगी इसकी? क्या
नहीं देखें, जितने भी केस वापस हो गए हैं वो नैब हेडक्वार्टर में डंप है सारे, क्योंकि वो सारे इसका वेट कर रहे थे कि अगर ये लॉ जो है वो सेटिसाइड करते हैं या नहीं करते, तो फिर कौन कौन सी आगे बड़ा प्रॉब्लम इसके अंदर और था कि एक दो मैंने सुना है कि साहिवाल के किधर कोर्ट दूसरी किसी में भेजे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन किया जी आपने किस लॉ के तहत हमें ट्रांसफर किया है केस, तो इसमें बड़े एक लीगल इश्यूज आएंगे। तो आप वो इसलिए इंतजार कर रहे थे कि अगर इसका फैसला हो जाए तो फिर हम डिसाइड करें कि ये एंटी करप्शन कोर्ट के जाने हैं, FIA को जाने हैं, पुलिस को जाने हैं, किसको जाने हैं। तो अभी तो उन्होंने कहा जी वापस करें, तो इतने 7 दिन में तो मेरा ख्याल में नहीं लगता कि 7 दिन में वापस हो जाएंगे, लेकिन अब ये चेयरमैन नैब पर डिपेंड करता है, और प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो ऑलरेडी वहाँ से रिजाइन कर चुके हैं, उनका रिजाइन एक्सेप्ट भी हो गया है। तो अब देखते हैं कि वहाँ पे वो कितना टाइम लगाते हैं। ये अब नैब जो है वो डिटरमिन करेगा कि वो कौन से केस किस प्रायोरिटी पे वापस भेजेंगे, आया सियासियों के पहले भेजते हैं, किसी आम बंदे के पहले भेजते हैं। तो वहाँ पे अगर 700-800 केस है तो उसको वापस भेजने के लिए 7 दिन मेरे में मुश्किल है कि 7 दिन है। चलिए 7 से 14 दिन हो गए, लेकिन ये जो निगरान वजीर आजम थे इनका भी केस था और फिर ये मामला बाद में बंद हो गया। तो मैं तस्दीक कर दूं, नैब के तर्जुमान ने एक प्रेस रिलीज तो नहीं है, प्रेस टॉक जारी की है कि जी ये इनका केस जो है वो मेरिट पे बंद हुआ है, ये इसके कोई तलब नहीं है। अब हमें हकीकत का नहीं पता है कि मेरिट पे बंद हुआ है या इससे, लेकिन उन्होंने ये अपनी तरफ से एक वजाहत दी है नैब वालों ने कि जो ये खबर चली है तो उन्होंने फिर वजाहत दी है जी कि जो ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है इनका केस जो है वो मेरिट पे बंद हो गया था, मेरिट पे बंद हो गया, ये बेनिफिशियरी नहीं है। जो फिर बाकी सारे लोग थे, इसमें शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा शहबाज हैं, गिलानी साहब हैं, राजा परवेज अशरफ हैं, साबिक 6-7 गुजरे आजम इसके अंडर आ रहे हैं, जरदारी साहब हैं, जो भी लोग थे जिनके रेफरेंस इस लॉ के तहत नैब को वापस भेजे कि जी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है वो ट्रायल नहीं कर सकती, वो ऑब्वियसली वो वापस जाएंगे। फिर उनका फैसला या तो ये जिस तरह उन्होंने कहा जी अब अगर रिव्यू में जाते हैं नहीं आते भी एक इशू है, तो अगर ये बिल्कुल उन्होंने मरवत साहब की बात से थोड़ा सा मैं एग्री करता हूँ कि ये निगरान क्यों चाहेंगे कि ये रिव्यू में जाए, वो तो उन लोगों को ज्यादा सूट करता है कि जी PMLN पे भी बने रहे, PTI पे भी बने रहे, बाकी जिसका आर्म ट्रस्टिंग करनी होगी उसको कहते हैं कि ये फाइल खोलते हैं, नहीं तो इधर इस पार्टी में आ जाओ उसमें आ जाओ, तो ये तो मेरा ख्याल में गेम उनके लिए सूटेबल है आपको लग रही है। तो इसका मतलब इलेक्शन भूल जाएं, फिर अब ये जो झरलू फिरने वाला है और ये एहतसाब वाला, तो इसका मतलब सब इलेक्शन इस वक्त ये हालात पे डिपेंड करता है क्या होने वाले। हाफिज साहब, ये जो एक तलवार लटकती रहती है सियासतदानों के ऊपर, और ये नैब ज़दा सही बता, अब तो सब नैब ज़दा है, सबके केसेस रीओपन हो जाएंगे, आपको लग रहा है एक बहुत हम नाअहलियां देखेंगे अभी ये जो इलेक्शन आने वाला है इन केसेस को? अगर हम मैं ये समझता हूँ इससे पहले 2 चीज़ों की बड़ी डेवलपमेंट होगी। एक उसके अंदर ये डेवलपमेंट ये आएगी कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उन्होंने 18 तारीख को एक केस फिक्स किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्प्टिव सस्पेंड किया था कि अभी वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने और 8 रुकनी जो बेंच था उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया, और उसके बाद आपने देखा है कि जो डेजिग्नेट चीफ जस्टिस थे उन्होंने उस प्रोसीडिंग्स का हिस्सा भी नहीं बने और उन्होंने काम नहीं किया था, और उन चीफ जस्टिस ने वो फैसला नहीं किया। अब इसके अंदर ये है कि अगर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है जो पार्लियामेंट का पास है और ये चीफ जस्टिस जो है या इनका बेंच जो बनता है, अगर वो उसको रिकॉल कर लेता है उस स्टे ऑर्डर को, तो ऑटोमेटिकली ये जो जजमेंट्स आई है इसकी इन द आइज ऑफ लॉ जो है ये भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, चूँकि वो सारी प्रोसीडिंग जो 184(3) के नीचे थी वो सारी की सारी का जो ट्रीटमेंट है उसके मुताबिक आएगा। दूसरी उस चीज़ के अंदर ये है कि अगर वो उस चीज़ को पास कर देती हैं कि इस चीज़ के अंदर कुछ चीज़ों को रहने देती हैं, कुछ चीज़ को कर देती हैं, फिर इसके अंदर एक अपील का भी कॉन्सेप्ट है जो वो भी आएगा। तीसरी जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है, वो है फेडरल गवर्नमेंट वाली, जिसकी तरफ आपने पहले इशारा किया था कि जी फेडरल गवर्नमेंट जा सकती है या नहीं जा सकती। जिस तरह पाकिस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो परमानेंट होते हैं, उनके अशखास जो हैं वो आते जाते हैं, इसी तरह जो फेडरल गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान के आइन के अंदर परमानेंट एंटिटी है। लॉ मिनिस्ट्री की जानिब से लॉ मिनिस्ट्री भी है सारी भी। अगर आउट गोइंग चीफ जस्टिस जो हैं वो इंटरिम गवर्नमेंट के दौर के अंदर फैसला पास कर सकते हैं, तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उस फैसले को चैलेंज करे। तो लिहाजा कानून की जानिब से भी कोई ऐसी जा सकती है दरखास्त, वो जा सकती है उस चीज के अंदर कि फेडरल गवर्नमेंट उसके अंदर जा सकती है। और जाने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आएगा मैं आपको बताऊं, ये किसी पार्टी को ना ये लेजिस्लेशन सूट करती है ना ये प्रोसेस सूट करता है, इसको ओवरऑल करने की जरूरत है। और वंस फॉर ऑल इसको डिसाइड करने के लिए अब हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा एक मौका आएगा कि ये सारे बैठें
ये 23-24 साल का सारे प्रोसेस को ओवरऑल देखें, अपना फैसला करें और एक वे फॉरवर्ड दें, और वो वे फॉरवर्ड ऐसा हो जो पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए सबको एक्सेप्टेबल हो। नहीं होगा 24-25 साल हमने आगे जाया किए हैं, 24-25 साल हम मजीद जाया करेंगे, लेकिन हमें लगता है सियासतदानों की सर विल नहीं होती। मैं ये जो आप नुक्ता उठा रहे हैं, उसकी एक वजह ये है ना कि मैं आपको बताऊं कि वक्ती तौर पे ये समझते हैं कि अगर एक क्लचेस में आया हुआ है तो शायद हम खुश हैं, और दूसरी दफा फिर उनकी बारी। अभी भी आप देखें कि ये जिनका जिक्र हवाला कर रहे हैं ये सारे के सारे इस लॉ के विक्टिम है, और इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो जेन्युइन नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन है उन पे भी आप देखें कि साल साल जो है हमारे ट्रायल कोर्ट से कैबिनेट, और आपने देखा कि 350 अरब रुपए के आपने कहा कि रॉन्गफुल लॉस हुआ है, वो भी आपसे निकल गए। फिर आपने ये देखा कि CCI और उसके बाद ECC और कैबिनेट के फैसले हैं, आपके मुल्क के अंदर अब कोई फैसला लेता ही नहीं है। वो पिछला प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते थे, ये पिछले भी यही कहते हैं, और अब अगले जो आएंगे उसके लिए ये है कि विद वे फॉरवर्ड जाना चाहिए। वे फॉरवर्ड बड़ी अहम वो बात करें कि वे फॉरवर्ड होना चाहिए, लेकिन आज के जो फैसले के बाद आपको लग रहा है कि क्या बाकी कोई वे फॉरवर्ड निकलेगा? और दूसरी बात, बड़े भाई आ सकेंगे, पाकिस्तान वापसी होगी इस फैसले के बाद? क्या वो एक खातून पॉलिटिशियन है ना, उन्होंने एक बात कही थी कि जी रिश्ते वाले को छोटे बड़े के बजाय छोटा भाई पसंद आया है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन्होंने हाफिज साहब ने बात की, बड़े भाई जो हैं वो जब अपने भाई के दौरे हुकूमत में नहीं तशरीफ़ ला सके, जब सब कुछ साजगार था, और उस वक़्त अगर वो उनका इरादा था आने का, सियासत करने का, पार्टी को लीड करने का, तो उससे बेहतर कोई टाइम हो ही नहीं सकता था। यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब बार बार कहते थे कि जी उनके आमद की हमें गारंटीज दी गई हैं। तो गारंटीज जो हैं वो तो एक मफरूर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हैं उनकी अपील जो हैं वो खारिज हो चुकी हैं उनकी बागनी की वजह से। तो लिहाजा वो जब आएगा, कल प्राइम मिनिस्टर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने बयान भी दिया कि जी ये पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है कि वो उनको हथकड़ी लगाते या नहीं, ये उनका काम नहीं है। उनका स्टेज तो था इन्वेस्टिगेशन के वक्त, ये तो ट्रायल भी हो गए, सजा भी हो गया 2 केसेस में, और इसके बाद अब तो वो अदालतों से भागा हुआ है, पुलिस से तो नहीं भागा है, नेब से तो नहीं भागा है, 4 हफ्ते के लिए गए थे। तो लिहाजा जो मोहतरम बड़े भाई हैं वो उनके आमद के कोई आसार अब नहीं है। हालांकि वो तो कह रहे हैं फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही इस्तकबाल कैसे होगा? जिसने इस्तकबाल करना था, एयरपोर्ट जाना था, उसकी खुद आमद जो है अब दुश्वार हैं, क्योंकि वो खुद भी अब इस फैसले से मुतासरा हैं, और उनकी भी तरमीमात जो हैं, ये तरमीमात के नतीजे में वो खुद भी बेनिफिशरी था। तो लिहाजा ये तो आप सबको हथकड़ियाँ लगी देख रहे हैं अगले इलेक्शंस में। मैंने जो भी पहले भी ये पॉइंट अभी उठाया था कि सबको फिर सारे नैबज़दा हैं, सब जेलों का सामना करेंगे, केसेस का सामना करेंगे, तो इलेक्शन कैसे कॉन्टेस्ट करेंगे? इलेक्शन और अरेस्ट ये 2 अलग चीज़ें हैं। पहले भी नेब बड़े खौफनाक शक्ल में मौजूद था मुशर्रफ के दौर में, इससे कहीं ज़्यादा। जी। और अब जो हैं कराची में विज़िट के दौरान आर्मी चीफ ने एक मैसेज दिया कि ये इन PTI, PMLN और PPP में करप्ट अनासिर मौजूद है। जी बिल्कुल। और आज जो चेयरमैन नेब जो हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के और राजा रियाज साहब की मेहरबानी से जो बने हैं, वो भी एक आर्मी जनरल रिटायर्ड हैं। तो लिहाजा अगर जो बात यूँ नज़र में नज़र आ रहा है कि अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो लिहाजा ये ला अब जो वापस अपनी पुरानी शक्ल में चला गया है, तो लिहाजा शिकंजा तो कसा जाएगा। ठीक है, शिकंजा कसा जाएगा, वही जो जदून साहब पहले भी कह रहे थे, और कसा जाएगा। और बिला दरेक जो है अप्लाई होगा सब पे अप्लाई होगा। जिनको ये खुशियां हैं कि शायद उनका कोई दरगुजर होगा, तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये जो सिस्टम जो है वो बनाना चाहते हैं उसमें किसी के लिए जो है कोई लीनियंसी है। अच्छा भाई जदून साहब, सर ये आप जो सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, एक तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो गई, अगला इलेक्शन हो गया, और फिर ये जो शिकंजे में सब अब आ गए, तो आप जाहिर बात है, अभी पहले भी आपसे ये बात हुई थी इस हवाले से, आपको लग क्या रहा है, क्या अभी बड़ी लीडरशिप को इलेक्शन से पहले सब जेलों के अंदर हमें दिखाई देंगे क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं ऐसा हो। देखिए, अब इलेक्शन पहले तो
अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए, अगर इलेक्शन टाइम पे होते हैं या एक महीना आगे जाते हैं, इलेक्शन की भी अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा। तो जो नए चीफ जस्टिस है उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है, एक वन ऑफ द चैलेंज कि पिटीशनें पेंडिंग है तो वो क्या डायरेक्शन देते हैं इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराएं। बाकी देखें जो लोग ऑलरेडी आप ये माशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं मरवत साहब क्रिमिनल, तो नवाज शरीफ के जो सजा सस्पेंड हुई है उसको आप अगर पढ़े, बहुत लंबी जजमेंट दी थी उन्होंने, तो जो नैब की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है उसने लिखा है कि इन पे 9A4 का केस साबित ही नहीं होता करप्शन का। और बिहाइंड द मीन्स एसेट के जब उन्होंने कहा जी ये एसेट का चार्ट आपने बनाया है, तो यकीन करें जो आईओ था उसने कहा जी ये तो फाइल में लगा हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं है चार्ट किसने बनाया है। अब इसके बाद देखें कि क्रिमिनल या प्रोसिक्यूशन केस की क्या वैल्यू रह जाती है। तो ये मैंने पहले भी कहा है ना, वो तो देखो 2 साल 1.5 साल भुगत चुके हैं सारे मरहले। अब जितने आप नाम में आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता, आप बेशुमार नाम है जिसमें एक पार्टी के कि वो लोग कितने मतलब एक कर्ज से गुजरे हैं, उनकी फैमिली देखें, आजाद चीमा या पीएमएल के जितने भी लोग थे, उनको 2-2.5 साल निकला कुछ भी नहीं है। तो वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं तो कहता हूँ किसी पार्टी के खिलाफ जिसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने ऑलरेडी वो सर्व कर चुके हैं, केसेस कुछ नहीं बना, तो बाकी किसी पार्टी के खिलाफ इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने अकाउंटेबिलिटी अगर करनी है तो इस अदारे को एक साउंड फुटिंग पे लेके आए और एक इम्पार्शियल बंदा लेके आए। अब देखें ना, पहले चेयरमैन पे कौन एतबार करता था, नैब के चेयरमैन पे। अभी इन्होंने कहा जी ये एक जर्नैल साहब है, रिटायर्ड जर्नैल साहब है, इन पे एतबार करेंगे सर साहब क्या? इन पे भी बहुत सारे एतराजात सामने आए थे। इनके पहले चेयरमैन थे वो 4 महीने लगा के रिजाइन कर गए हैं। अभी नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने रिजाइन कर दिया, डिप्टी चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया। तो ये जब तक इदारा जो है आपका ठीक नहीं होगा, उसके अंदर अपॉइंटमेंट जो है वो मेरिट पे नहीं होंगी, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी, फिर उसके आगे उसके चलाने वाले ट्रांसपेरेंटली काम नहीं करेंगे, तो ऑलवेज जो है अदारे पे भी उंगलियां उठती हैं। अब नैब को चले, मैं फिर पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा था, अब क्या करें, ये पिछले 3.5 साल में पीटीआई की हुकूमत में नैब के चेयरमैन को किस तरह इस्तेमाल किए और ऐसी ऐसी बातें की हैं जो एक लीडर को जेब भी नहीं देती कि आज ये कर दो, आज ये कर दो, आज ये अंदर जा रहा है। वो तो 1-2 दिन पहले प्रोडिक्शन कर रहे थे कि जी फलाने बंदे को हम अरेस्ट कर रहे हैं, हालांकि नैब से उनको कोई ताल्लुक ही नहीं था। कागजों में तो ये है कि नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, लेकिन आपको पता है, सबको इनको भी पता है नैब बिल्कुल इसको कंट्रोल कौन करता है। बिल्कुल सर, ये तो सबको पता है करता है। तो ये जब तक ये पूरी जो है फिल्ट्रेशन नहीं होगी, पूरा फिल्टर नहीं होगा, लेकिन करेगा कौन? मसला तो ये है ना कि इस पे हाथ कौन डालेगा, क्योंकि मुझे याद है जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की जब हुकूमतें थी, 10 साल एहतसाब बिल सर 10 साल पार्लियामान के अंदर वो पेंडिंग रहा। और पीपल्स पार्टी वालों ने भी बहुत सफर किया है। देखो पीपल्स पार्टी वालों ने बहुत, आसिफ जरदारी 11 साल जेल में रहा है, जब उन्होंने किया है नहीं किया। लेकिन आप देखें ना, आप अगर एक बंदे को अरेस्ट करते हो, उसके खिलाफ केस बनाते हो, तो केस तो ऐसा बनाओ कि जिसके आगे कोई आप रिजल्ट निकले, उससे रिकवरी हो सके। अब ये तो नहीं कि आप एक केस बना दो बंदे को, जब वो आपको पॉलिटिकली सूट करे तो कहें केस खत्म हो गया है, तो जब पॉलिटिकली सूट ना करे तो कहें इसकी अपील 6 महीने के बाद लगाओ, इसकी साल के बाद लगाओ, इसकी 2 साल के बाद लगाओ। अब 2 साल इसको अंदर रखो, 2 साल बाहर रखो, इसको इधर भेज दो, इसको एग्जाइल कर दो। ये बस एक बहुत पॉलिटिकली बड़ा तमाशा लगा हुआ है। तो इसके बाद आपको लग रहा है मियां नवाज शरीफ साहब आ सकेंगे पाकिस्तान? क्या जाहिर बात है, नवाज शरीफ देखें उनके मेरिट पे केस ही नहीं बनता है। वो तो देखें अब 2 ऑलरेडी एक्यूज्ड है, वो कटल हो गई है उनकी, और पीर में मैंने आपको मेरिट का बता दिया केस का। उन्होंने कहा जी आपको इनकम ही डिटरमिन नहीं की है, बिहाइंड एसेट आपने केस बनाया करप्शन का, उन पे केस ही नहीं है। उन्होंने कहा जी ये जो फ्लैट उन्होंने खरीदे थे इनकी, उनका आप इनकम डिटरमिन किए कि 93 में इस फैमिली की इतनी इनकम थी। तो आईओ ने कहा जी मुझे तो पता नहीं, मैंने डिटरमिन किए। उन्होंने कहा ये चार्ट किसने बनाया? उसने कहा जी ये तो मेरी फाइल में लगा हुआ था, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा चलो ये सजा उसी वक्त सस्पेंड करते हैं। ठीक, तो ये इस तरह केस प्रोसिक्यूशन बनाएगी तो आगे फिर क्या केस है उसमें ऐड करूंगा। जदून साहब ने बात की कि जी पीटीआई ने जिस तरह चेयरमैन नेब को चलाया, देखिए अगर चेयरमैन नेब गलत जा रहा था, ज्यादती कर रहा था, इख्तियारात से तजावुज कर रहा था, तो इनके पास तो बड़े अच्छे अच्छे मौके आए। तैयबा गुल का मैटर आया तो कभी एक दफा भी ये अदालत में गए उनके खिलाफ कि इन हजरत को जो है डिस्क्वालीफाई कर दें, कुआ वारंटो की पिटीशन ले गए? या एक दफा भी इन्होंने, जब वो रिटायर हो गए, उनका टेन्योर खत्म हो गया और जब इनकी हुकूमत आ गई तो तैयबा गुल को ये सामने ले आए। जुर्रत दिखानी है तो वक्त पे दिखाएं ना। जब बंदा बैठा हुआ है आप उसको चैलेंज करें। और वो वाकई जावेद इकबाल का वो जो कंडक्ट सामने आया था, भाई सुप्रीम कोर्ट का सीनियर प्यूनी जज होते हुए जो उस खातून ने जो वीडियो मंजर आम पे आई, तो वो इनफ था इसकी इम्पीचमेंट के लिए।
कोई शख्स जो है किरदार के हवाले से, कैरेक्टर के तौर पे अगर इस मनसब पे पूरा नहीं उतरता हो, फिर मंजूर पश्तीन ने भी इनके खिलाफ एक बयान दिया कि जी इससे पहले भी ये खवातीन को हरास करते आए हैं। तो ऐसे गिनावने किरदार के आदमी को तो इनके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जुर्रत करनी थी, चैलेंज करते। ये इन हजरत को आप लोगों ने चेयरमैन नेब बनाया हुआ है। ठीक, तो आपको क्या लग रहा है सर, जो आपने सारी गुफ्तगू सुनी इस वक्त तक, जो अभी आपने पहले कहा कि वे फॉरवर्ड एक देना होगा, लेकिन रिव्यू में क्या लग रहा है आपको? लग रहा है ये सारे मामला? देखिए, एक तो ये है कि हमारी जितनी भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको पॉलिटिकल ब्लेम गेम से अब निकल जाना चाहिए। ये मुल्क जो है अब ज़्यादा मुतहम्मल नहीं हो सकता। हम गवर्नेंस क्या, हमारी इकॉनमी क्या, हम सारे उस क्राइसिस के अंदर आ गए हैं और अल्टीमेटली उसका नुकसान इस मुल्क को है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जो आपने कही है रिव्यू वाली बात, जो है वो रिव्यू वाली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप रिव्यू फाइल करते हैं तो आपके पास एक खुला ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को पहले फैसला करना चाहिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, उसके ऊपर एक जजमेंट आनी चाहिए और उस जजमेंट के बाद इसके ऊपर जो है, जिस तरह मैंने कहा, लार्जर बेंच के ऊपर इसका फैसला करे। एक ये। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके साथ जो लोग बैठते भी हैं, उन्हें एक ऑनेस्ट एडवाइस भी करनी चाहिए इन सारों को कि आप खड़े कहाँ हुए हैं और किस चीज़ के अंदर आपकी चीज़ें और किस एंगल्स के ऊपर आप जाएंगी। चूँकि जब आपकी ओपिनियन के अंदर कोई ना कोई एंगल्स उस चीज़ का आ जाता है तो आप अपने मकसद से हट जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, अगर प्रोफेशनल एडवाइस जो है ये सारे मामलात के अंदर ठीक आते तो हमारा नैब का लॉ बहुत पहले बदल जाना था। अगर उसके बाद आते तो हमारा कोर्ट प्रोसीजर बदल जाना था। अगर उसके बाद आते तो हम इस ट्रांसपेरेंसी को अपने मुल्क के अंदर लेके आ सकते थे। अब तो सब मेरे ख्याल से बराबर हो गए ना, चेयरमैन पीटीआई हो गए, जरदारी साहब की पार्टी होगी, उनके काफी लोग हो गए, नून लीग अगर आप अगर अब शायद ये कहीं अभी भी इनके अंदर सिंसेरिटी नहीं है सब में। अभी भी आप ये देखें, अभी इन सारों की अगर आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स निकाल लेना, आप स्टेटमेंट निकाल लें पीपल्स पार्टी की, आप स्टेटमेंट्स निकाल लें इसके अंदर क्या नाम है मुस्लिम लीग की, आप स्टेटमेंट निकाल लें पीटीआई की, इन सारे करंट इश्यूज के ऊपर मतलब चलें। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कासिम सूरी के पास कोई इख्तियार नहीं था कि असम्बली को इस तरह डिसॉल्व करती। उन्होंने गलत किया, सुप्रीम कोर्ट ने रेक्टिफाई किया, मामला जब वापस आया तो एक पार्टी ने यह कहा कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, दूसरी ने कहा ठीक है। अगली बारी जब दूसरी पार्टी की आई तो उन्होंने कहा ना सुप्रीम कोर्ट अब ठीक करी और इससे हुआ। और इसीलिए चीफ जस्टिस ने जाते हुए जब रेफरेंस हुआ है हमारा जुडिशल ईयर का, उन्होंने कहा है कि जो आपकी चीज़ें अपने फोरम्स पे हल होनी चाहिए थी, उनकी वजह से हमारे डिसीजंस के अंदर भी बिटरनेस आई है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीजन की सबसे बड़ी वजह है वो हमारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, जिसको हम बार बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं और फिर अदालतों में सियासी केसेस जाएंगे तो फिर सियासी। और अभी भी ये मैं ये समझता हूं कि सारी पार्टीज को ये चाहिए कि अगर इसके अंदर आता है तो बजाय इस चीज के अंदर इंडिविजुअल कमेंट्स करने के, ये इस चीज का कहें कि 3 मेंबर्स बेंच को ये फैसला नहीं करना चाहिए था। इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए। अगला चीफ जस्टिस जो है वो लार्जर बेंच पे बैठ के फैसला करे और उस फैसले के गाइडलाइन के अंदर जिसकी भी हुकूमत आए वो इस मुल्क के अंदर एक सॉलिड किस्म की लेजिस्लेशन होनी चाहिए। और ये सबका मुतालबा भी है। ये बंदयाल साहब को तारीख कैसे याद रखेगी? आधी रात को लोग कहते हैं जी अदालतें ना खुलती तो ये मंजरनामा ना होता, अब आज जाते जाते ये फैसला दे गए तो आपके लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कैसे तारीख कैसे याद रखेगी? बतौर वकील उनके हवाले से राय हैं, किसी पार्टी के तर्जमान के तौर पे नहीं। जी जी बिल्कुल ज़रूर। मैं उनके सामने केसेस में पेश होता रहा हूँ। एक चीज़ तारीफ़ मैं करूँगा कि वो एक शफीक से इंसान थे। लोगों के साथ बड़े ही डिसेंट तरीके से पेश आते थे, सुना करते थे, तहम्मुल था उनमें। लेकिन बैसियत जज या बैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने ऐसे तनाज़ात पैदा किए जो कि वो आसानी से हल कर सकते थे। जिस तरह बेंचेस पे दीगर जज साहिबान के साथ नाराज़गी मोल लेना, जिसने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया और इस तकसीम ने पाकिस्तान भर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को जन्म दिया। बेंच पे वो डिमांड कर रहे थे या PMLN डिमांड कर रही थी लार्जर बनाए, फुल तो बना लेते ना। अब इमरान खान ने भी कहा था जी मुझे इतराज़ नहीं है जब हमने ये मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया था। बंदियाल साहब जो हैं उन्होंने कई मुतनाज़ा फैसले भी दिए। रात को सुप्रीम कोर्ट का बैठा जाना या तवीन अदालत में या जो कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी और उसमें फिर ये साइफर ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई, जिसके नतीजे में PTI को इक़्तिदार से हाथ धोने पड़े।
इन्होंने जो नून के लोग हैं या PDM के लोग हैं, उन्होंने थ्रू आउट ख़ुसूसन साबिक़ा 6 माह से इनके खिलाफ वतीरा बना लिया था। इनको उनकी हर्जा सराई का सामना करना पड़ता। रोज़ाना जो हैं या तारड़ साहब शुरू हो जाते थे या फिर जो है वो तो चले एक खास हमने देखा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब फाइज ईसा साहब के लिए क्या सेंटिमेंट्स होंगे सबके? मैं इसका जो दौर था ना जी, दैट वाज अ मिक्स ब्लेंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग। कहीं पे अच्छा था, कहीं पे गलत था। अच्छा। लेकिन इनका दौर जो है पाकिस्तान की तारीख में अदलिया की बेतवकीरी के हवाले से ज़रूर याद किया जाएगा, क्योंकि अदलिया बेतवकीर हुई और इन ब्लॉक पूरे पाकिस्तान में अवाम के हकूक, बुनियादी हकूक का मजाक उड़ाया गया। अदलिया कुछ न कर सकी, बल्कि अदलिया बड़ी कमज़ोर हुई है मौजूदा वक्त में रूल ऑफ लॉ के हवाले से। और जहाँ तक काजी फाइज ईसा साहब का ताल्लुक है, काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो उनके और इसमें बैसियत शख्सियत बहुत फ़र्क है। वो एक अंग्रेज़ टाइप आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सख्त मिजाज भी हैं, लेकिन जो सबसे अहम खूबी हैं जिस पे वकला खुश होते हैं कि वो झुकने वाला नहीं है। अच्छा। ना मतलब है वो किसी कोई उनको डरा सकेगा। माजी में उनके जो फैसले हैं बिल्कुल वो सबके सामने है। जदून साहब, जुडिशरी को जरूरत है इस वक्त एक मजबूत चीफ जस्टिस। आपको लग रहा है एक मजबूत चीफ जस्टिस होंगे सर जदून साहब? पहले देखें, जो बंदयाल साहब थे वो उनका वकला के साथ तो कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा था। उन्होंने कभी किसी वकील को इंसल्ट नहीं किया एज ए ह्यूमन बीइंग उनका वो। लेकिन जो सबसे उनका मेरे नज़र में गलत फैसला था वो काजी फाइसा के खिलाफ जो रेफरेंस आया उसको डिटेन करके उन्होंने कोशिश की कि इनके खिलाफ जो है वो मिसकंडक्ट साबित हो जाए। उसके वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर शिफ्ट आई और मतलब एज ए चीफ जस्टिस, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस अपने चीज़ें बड़े नाकाम हुए हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा सेपरेट। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस में उनका जो रोल रहा है वो उसको जो पब्लिक ट्रस्ट था या पब्लिक कॉन्फिडेंस थी वो बिल्कुल हासिल नहीं की कि एक ही तरह का बेंच बनता था और सामने एक फैसला आया था। पॉलिटिकली तो आप देखें जो भी फैसला करेगा जो भी जज, अगर एक पार्टी के फेवर में होगा दूसरी के अगेंस्ट होगा तो तनकीद तो होगी। अगर जो बंदा इस तनकीद से डरता है लेकिन उसको अपने ज़मीर के मुताबिक असूल के मुताबिक फैसला मेरिट भी करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी तो आप उनको सोना भी दे देना, एक पार्टी को दूसरी को नहीं भी दे तो वो तनकीद जरूर करेंगे। लेकिन ये जो बेतौकीरी वाली बात उन्होंने की बंदयाल साहब के दौर में, जो अदलिया की बेतौकीरी हुई, सर हमारे सामने 14 मई का इलेक्शन है, फैसले थे, कुछ भी नहीं हुआ। जो ये तारीख में याद रखा जाएगा कि उनके दौर में अदलिया जो है बहुत तकसीम हुई और इससे पब्लिक कॉन्फिडेंस भी बड़ा एरोड हुआ और जो केसेस थे उन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है इनका। ठीक, तो अभी आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो क्या आप जो हाफिज साहब आप जो भी बात कर रहे थे वो कोई सियासतदानों को कहेंगे आप बैठ जाएं या पार्लियामान को भेज दें वापस तरामीम जब अगर रिव्यू में जाते हैं? अगर ये उनका काम नहीं बनता। जी जदून साहब कुछ कह रहे हैं, फिर आप जरूर। जी जदून साहब, मैं कह रहा हूँ कि ये उनका काम नहीं बनता कि वो सियासतदानों को कहें कि आप बैठ जाएं। उनका काम ये बनता है कि अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मसाले देखें ना, जो बंदा अपने इदारे का सही तरह चला लेना वो सबसे बड़ा काम है। आप बजाय दूसरे इदारों के इंटरफेरेंस करें तो इनसे आप तो ये रख सकते हैं कि ये वाकई ये प्रेशर में आने वाले नहीं है। लेकिन कहते हैं चीफ जस्टिस की कुर्सी पे जब बैठेंगे तो उनका टेस्ट जो है वो मंडे से इंशाल्लाह हो जाएगी। चलिए आपको उस टेस्ट में वो पाल रहेंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन है ये 2016-17 से स्टार्ट हुई है और आज तक इसका क्लाइमेक्स है। और उस क्लाइमेक्स के अंदर हुआ ये है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट जज था उसकी हेयरिंग्स के अंदर बड़ी वजह जो इसके अंदर बनी। अब मैं समझता हूँ इस चीज़ के अंदर कि डिवीजन तो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बड़ी विजिबल डिवीजन है और इस हद तक भी है कि 8 तक लोग कहते हैं कि जी 8 एक साइड पे 8 एक साइड पे। अब इसको कंसोलिडेट करना इस चीफ जस्टिस के लिए जो आने वाले हैं बड़ा चैलेंज होगा और उस चैलेंज के लिए इम्पॉर्टेंट ये है और अपने ऊपर क्रिटिसिज्म को बचाने के लिए पाकिस्तान का हर वो इशू जो इंपॉर्टेंट और पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल आए उसके ऊपर जो फिक्सेशन और बेंचेस वाला मामला है उसको लार्जर लेके जाए, ओपन हार्ट पे जाए। और वो जो सक्सेसफुल कोई भी बंदा होता है कि जो माजी के अंदर जो चीज़ें उनसे सीखे, उन्हें एज अ चीफ जस्टिस पता है कि पिछले 5-4 साल के अंदर क्या हुआ है, उनसे सीखें, आगे लेके जाएं। और जो सबसे ज़्यादा हम लॉयर्स उनसे डिमांड करेंगे वो उनका टॉलरेंस होना और पेशेंस होना, क्योंकि वो चीज़ जो है वो चीफ जस्टिस किसी को भी सूट नहीं करती कि चूँकि हमारे लॉयर्स वो उनको असिस्ट करने आते हैं, वो हम किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, असिस्ट करने आते हैं। वो जो कॉन्डक्ट है वो बहुत बड़ा उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक ऐसी चीज़ आएगी जो उनको सक्सेस भी कर सकती है
और उसके वीज़ा वर्स भी जा सकते हैं। आखिरी बात हम करेंगे, चले ये तो सारी मामलात लीगल हो गए। आपकी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकातें होती रहती हैं, कुछ अहवाल बताएंगे? लोग कह रहे हैं जी दाढ़ी भी रख ली और बड़ा टफ टाइम काट रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या मोराल कैसा है और क्या पुरुमीद है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, आने वाले इलेक्शंस के हवाले से? मैं जब उनसे मिला 3-4 अयाम कबल तो मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ एक ये सीन था कि जब वो आए और मैंने देखा उसका चेहरा बिल्कुल उस क्लीन शेव किया हुआ था, बड़े आशाश बशाश तरोताज़ा, और फिर मेरी उनकी सिक्योरिटी जेल के अंदर, उनकी खुराक की सिक्योरिटी, फिर उनका अपना सेल के हवाले से, इन तमाम चीज़ों पे मेरी उनसे गुफ्तगू हुई। मैंने उनको आगाह किया कि चूँकि मैंने उनके बिहाफ पे एक रिट दायर की थी जिसमें इस्तदा की थी कि उनको अटक जेल से अडियाला मुंतकिल किया जाए। 2 चीज़ें जो हैं वो मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। पहली बात तो ये है कि जो इनको अंदर लेकर गए थे उनका ख्याल ये था कि शायद इनके ऊपर एक मफरूज़ा था, एक इल्ज़ाम था गिनावना सा कि जी ये ड्रग्स एडिक्टेड है, तो लिहाजा ये टूट जाएंगे 2 दिनों में। वो जो है पता चला 2 दिन 2 हफ्ते फिर इनके टेस्ट कराए गए और हजरत न टूटे। अच्छा। अब कोई टूटने का उनको तरीका समझ नहीं आ रहा है। अच्छा। दूसरी बात, उनका ख्याल था कि जेल की ये इब्तिदा में जेल के अंदर उनके साथ रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन फिर इनकी जो टॉयलेट थी उसको इम्प्रूव किया गया, टाइल लगाए गए, कमरे में वॉश बेसन लगाया गया। तो अब कुछ हालत अब हाँ, जब मैंने उन्हें बताया कि जी वो आपकी जो रिट है अडियाला उस पर जजमेंट रिजर्व हो गई है, तो वो मुझे आगे कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि जेल तमाम एक जैसे होते हैं तो लिहाजा शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिहाजा अब वो एक कस्टम्ड हो गए हैं। अच्छा, तो वो उन्होंने समझ लिया, यानी अब वो उनको माना फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो किस में, कहाँ पे वो और किस जेल में। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल खान मोहम्मद साहब, जहांगीर खान जदून साहब, सर आपका भी बहुत, हाफिज साहब आपका भी शुक्रिया। और इसी नोट के साथ कि अदालतों की जानिब से जब ऐसे फैसले आएंगे तो फिर सियासतदान क्या करेंगे, अगला इलेक्शन जो आने वाला है उसका मंजरनामा क्या होगा। बहुत सारी नाअहलियाँ या बहुत सारे केसेज अगर दोबारा रीओपन हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की सियासत कहाँ जाएगी और इलेक्शन कहाँ जाएंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, ट्विटर पे आसमा एस चौधरी पे फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।